हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 2 का पार्ट 1। और ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 7 सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हम लोग पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, और इसमें बिल्कुल भी फ्यूल का भी यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल यूज़ होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम लोग पानी से बिजली बनाएंगे कैसे? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज ए रिन्यूएबल, इकोनॉमिक एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है वो हमारा एक ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल क्या होता है? जो एनर्जी हम लोग बार बार बना सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। और ये बहुत ही इकोनॉमिक होता है और इसमें किसी भी तरह की पॉल्यूशन नहीं होती है। ये होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज होते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? एक बड़ा सा स्टोरेज एरिया जहाँ पे हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं। और जो रिजर्वायर होता है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि जितनी ज़्यादा रिजर्वायर की हाइट होगी उतना ही वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, और इसी स्टोर वाटर की एनर्जी को हम लोग बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है डैम। तो देखिए, जो आपने पहले नंबर पे रिजर्वायर बनाया है तो उस रिजर्वायर में जो पानी है उसको हाइट देने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए हम बनाते हैं एक डैम। तो डैम क्या करता है कि जो भी उसके दूसरे साइड में पानी स्टोर है उसको एक हाइट देता है। तो जितना हाइट आपका डैम का होगा उतना हाइट आपका वाटर के लेवल का होगा, क्योंकि रिजर्वायर उसके बगल में है। ओके, तो डैम क्या करता है कि रिवर के जो फ्लो है उसको ब्लॉक करके और वाटर को एक पर्टिकुलर हाइट पे स्टोर करता है। ये काम करता है डैम। ओके, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो देखिए, डैम क्या करता है? पानी को रोकता है। और रिजर्वायर क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ट्रैश रैक। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं नीचे कि ट्रैश रैक क्या होता है। तो देखिए, जो भी हमारा वाटर है उसको हम लोग डायरेक्टली टरबाइन में नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वाटर है वो है नदी में, और नदी में पानी के साथ क्या क्या रह सकता है? पेड़ के पत्ते, टहनियाँ, पत्थर और बहुत सारे डेब्रिस होते हैं जो कि हम लोग डायरेक्ट टरबाइन में पानी के साथ नहीं भेज सकते हैं। अगर ये पानी डायरेक्टली पेनस्टॉक या टरबाइन में चले गए तो टरबाइन हमारा डैमेज हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पेनस्टॉक क्या होता है। ओके, तो सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रैश रैक का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है बहुत बड़ी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पानी के साथ जा रही है उसको रोकने के लिए। ओके, तो ये क्या करता है? डेब्रिस से पानी को प्रोटेक्ट करता है। चौथे नंबर पे हमारा 4 वे। तो देखिए, ट्रैश रैक के बाद जो भी हमारा साफ पानी होता है वो 4 वे के रास्ते अंदर जाता है। 4 वे क्या है? ये एक तरह का एक स्मॉल बेसिन है जो कि कितना पानी पेनस्टॉक के रास्ते भेजना है उसको ये रेगुलेट करता है, और कितना वाटर सप्लाई करना है उसको भी ये रेगुलेट करता है। यानी कि बेसिकली 4 वे एक तरह का वाटर रेगुलेटिंग जोन है। ओके, पांचवें नंबर पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसका नाम है सर्ज टैंक। तो देखिए, मान लीजिए आप कि टरबाइन में पानी जा रहा है। ओके, और सडनली उसका लोड चेंज हो गया, यानी कि वाटर फ्लो अगर इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा? तो जो भी एक पेनस्टॉक है कंपोनेंट वो अचानक से उसमें दिक्कत आ सकती है, वो टूट भी सकता है या फिर उसमें वाटर हैमर जैसी एक समस्या पैदा हो सकती है। उससे बचाने के लिए हम लोग सर्ज टैंक लगाते हैं। ओके,
तो सर्ज टैंक का क्या काम होता है कि जो भी ये प्रेशर फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। 6 नंबर पे आता है हमारा पेन स्टॉक। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि सर्ज टैंक से एक आपका लंबा पाइप जुड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक क्या करता है कि जो भी हाई प्रेशर के साथ वाटर आ रही है उसको ये कैरी करके और टरबाइन के पास ले जाता है, और उस वाटर में हाई प्रेशर होता है और हाई वेलोसिटी होती है, ठीक है। और यही जो पेनस्टॉक से वाटर फ्लो करते हुए नीचे आ रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करके टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कराते हैं, ठीक है। तो देखिए पेनस्टॉक क्या करता है, वाटर को कैरी करता है टरबाइन तक, ओके। 7वें नंबर पे आता है हमारा स्पिलवे। तो देखिए अगर आपने रिजर्वायर में पानी इकट्ठा किया है, ठीक है, लेकिन पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे स्पिलवे का यूज़ करके पानी को सेफली थोड़ा थोड़ा करके उसको रिलीज़ कर देते हैं, ताकि वो लेवल घट जाए जितना हमको चाहिए और वो पानी नीचे चला जाता है नदी में, ओके। तो स्पिलवे क्या करता है, ये एक तरह से रिजर्वायर के एक्सेस वाटर को सेफली रिलीज कर देता है डाउन स्ट्रीम में, और डैम को ओवरफ्लो होने से प्रोटेक्ट करता है, ओके। 8वें नंबर पे आता है हमारा पावर हाउस। तो अब हम लोग प्लांट के सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया में आ चुके हैं, जो कि है हमारा पावर हाउस। तो देखिए पावर हाउस के अंदर आपका मेनली होता है टरबाइन, जनरेटर और जितने उससे रिलेटेड कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होते हैं वो वहीं पे लगे होते हैं, और यहीं पे हम लोग वाटर की एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। 9 नंबर पे हमारा प्राइम मूवर यानी कि टरबाइन। तो देखिए सबसे लास्ट में आता है हमारा प्राइम मूवर। तो देखिए पेन स्टॉक से हाई एनर्जी वाटर टरबाइन ब्लेड पर स्ट्राइक करती है, यानी कि जो हाई प्रेशर के साथ जो पेन स्टॉक से वाटर आ रहा है वो डायरेक्ट टरबाइन के ब्लेड पर गिरता है, ठीक है, जिससे कि जो वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी होती है वो टरबाइन को रोटेट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वहीं पे जो हमारा टरबाइन है वो जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और जो हमारी टरबाइन होती है वो जनरेटर को रोटेट कराती है, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं और इसका क्या काम है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी से याद रहे। तो देखिए सबसे पहले तो एक नदी बह रही है, ओके, वहाँ पे हमने बनाया डैम। डैम क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है। उसके बगल में होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या करता है, वहाँ पे एक सर्टेन हाइट पे पानी हमारा स्टोर रहता है, ठीक है। पानी वहाँ से नीचे जाता है तो वहाँ पे आता है हमारा ट्रैश रैक। ट्रैश रैक क्या करता है कि जो भी लकड़ी, पत्ते या फिर कोई भी डेब्रिस है उसको रोक देता है। फिर पानी वहाँ से जाता है फोरवे में। फोरवे क्या करता है, एक तरह का रेगुलेटिंग गेट होता है कि उससे कितना पानी आगे जाएगा और कितना नहीं जाएगा उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब पानी आपका हो गया साफ, अब वो जाएगा आपका सर्ज टैंक में। सर्ज टैंक का क्या काम होता है, वो प्रेशर के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, ताकि उसकी वजह से जो हमारा पेन स्टॉक है वो डैमेज ना हो। उसके बाद आता है हमारा पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या करता है, वाटर को कैरी करके टरबाइन तक ले जाता है, ये होता है हमारा पेन स्टॉक। फिर आता है हमारा एक कंपोनेंट स्पिलवे। स्पिलवे क्या करता है कि अगर आपके रिजर्वायर में ज़्यादा पानी हो गया, उसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो उससे डैम को खतरा हो सकता है, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी को डाउन स्ट्रीम में बहा देते हैं। ये हो गया हमारा स्पिलवे। फिर आता है हमारा पावर हाउस। पावर हाउस में आपका होता है टरबाइन, जनरेटर, ठीक है, और ये जहाँ पे जो भी उसके कंट्रोल्ड इक्विपमेंट है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। और फाइनली आता है हमारा टरबाइन। तो टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो हमारा जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम, ओके। तो मुझे आप लोग अब कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कौन सा डैम देखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, और उस डैम की हाइट कितनी है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
फैक्टर्स वाइल सेलेक्टिंग अ साइट फॉर ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, यानी कि हमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए जब हम कहीं पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो हमारे फैक्टर है वो है वाटर। तो हमारा प्लांट ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सालों भर पानी रहता हो। और वो कैसे मिलेगा? वहाँ पे एक नदी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नदी में हमेशा पानी रहता है और वो साल भर पानी उसमें बहते रहता है। दूसरा पॉइंट है हेड ऑफ वाटर। तो देखिए, हेड ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि पानी कितनी ऊंचाई से गिर रही है टरबाइन पे। तो इस हाइट के डिफरेंस को जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी ही ज़्यादा बिजली बनेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हाई हेड डैम बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्टर 2। तीसरा पॉइंट है स्टोरेज फैसिलिटी। तो देखिए, पानी को स्टोर करने के लिए हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं। और ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखिए, हर मौसम में बारिश नहीं होती है, तो इसके कारण जो नदी का पानी है वो कम या ज़्यादा होते रहता है। तो जब भी सूखा पड़ा रहेगा तो उस टाइम में हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं और उसमें पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि उस टाइम में उसको यूज कर सकें। ठीक है, चौथा है हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का क्या मतलब है कि देखिए, जहाँ पे आपका डैम बनेगा या फिर पावर हाउस होगा तो उसका वजन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही मजबूत और स्थिर होनी चाहिए ताकि वहाँ के वजन को वो संभाल सके। ये हो गया हमारा फाउंडेशन। पांचवा पॉइंट है गुड जियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम लोग डैम बना रहे हैं वो एक ऐसा एरिया होना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा भूकंप ना आता हो, वहाँ पे लैंडस्लाइड ना होती हो, या फिर वहाँ पे ज़मीन के धंसने या खिसकने का कोई दिक्कत ना होता हो। तो वहाँ पे हम लोग का डैम अच्छे से बनेगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 6 नंबर पे है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि डैम बनाने के लिए हमें मशीनें लगेंगी, बहुत सारे मटेरियल्स लगेंगे और मैन पावर की ज़रूरत भी पड़ेगी। और उसको लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे रोड होने चाहिए, अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलने चाहिए, आसपास में लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसी जगह पे भी हम डैम बना सकते हैं। 7वें नंबर पे आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर, यानी कि मान लीजिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ने इलेक्ट्रिसिटी बना दी, ठीक है, अब उसको नज़दीकी लोड सेंटर यानी कि जहाँ पे बिजली घर है वहाँ पे ले जाने में ज़्यादा उसको दिक्कत ना हो, वो पास में हो ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका ज़्यादा लॉस ना हो, जो वहाँ से वायर जाएंगी वो ज़्यादा ना लगे, इसलिए लोड सेंटर से डिस्टेंस कम होनी चाहिए। और 8वां और सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट, यानी कि जब हम डैम बनाते हैं तो उसके लिए हमें हजारों हेक्टेयर में पूरी वहाँ की ज़मीन खाली करनी पड़ती है। तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा जंगल काटने पड़े, उसकी वजह से वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उनको दिक्कत हो, खेती वहाँ की पूरी ख़राब हो जाए, या फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को उस जगह से दूसरे जगह जाना पड़े। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है जब हम कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि प्लांट की कैपेसिटी और उसके वर्किंग के बेस पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 कैटेगरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हेड, यानी कि पानी हमारा कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ हेड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई हेड पावर प्लांट। तो देखिए, हाई हेड पावर प्लांट में जो ये पानी की गिरने की हाइट होती है वो 100 मीटर से 300 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, दूसरा है मीडियम हेड पावर प्लांट। इसमें पानी की गिरने की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसमें होती है 30 मीटर से लेके 100 मीटर तक। और तीसरा है लो हेड पावर प्लांट। तो यहाँ पे जो पानी गिरता है उसका हाइट होता है 30 मीटर या उससे कम। और आगे हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से टरबाइन यूज होते हैं, ऐसे टाइप्स के डैम कहाँ पे बनते हैं और उनकी हाइट का डिफरेंस। ओके,
तो आगे देखते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लोड, यानी कि जिस एरिया में वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना है वहाँ पे कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है। तो पहला है हमारा बेस लोड प्लांट और दूसरा है हमारा पीक लोड प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस लोड प्लांट क्या होता है। तो जो हमारा बेस लोड प्लांट होता है वो 24/7 आवर काम करते रहता है, ठीक है। और इससे जो भी वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्रिड की वो हमेशा पूरी की जा सके। तो ये हो गया हमारा बेस लोड प्लांट। और दूसरा है पीक लोड प्लांट। तो इस प्लांट को हमेशा नहीं चलाया जाता है, इस प्लांट का ज़्यादा यूज़ पड़ता है जब वहाँ पे गर्मियों का मौसम हो या फिर दोपहर से शाम के वक्त में। और जब बिजली की मांग ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम में हम लोग पीक लोड प्लांट का यूज़ करते हैं। थर्ड कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, यानी कि जो आपका डैम यानी कि पावर प्लांट है वहाँ पे कितने अमाउंट में वाटर अवेलेबल रहता है। तो पहला है रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, यानी कि जो प्लांट है वहाँ पे पॉन्डेज अवेलेबल है कि नहीं है, यानी कि बांध जहाँ पे आप लोग पानी को रोक के रखते हैं। और दूसरा है रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, वहाँ पे पॉन्डेज पहले से उपलब्ध रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, यानी कि एक ऐसा प्लांट जहाँ पे पॉन्डेज यानी कि बांध ना बना हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि जितनी अमाउंट में नदी में पानी बहती रहती है उस हिसाब से उसको डायरेक्ट टरबाइन पे गिरा दिया जाता है और उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जब नदी में पानी का बहाव कम हो जाता है तो वो काम सही से नहीं कर पाता है। और दूसरा है हमारा रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज, तो वहाँ पे हम लोग एक बांधा यानी कि स्टोरेज बना के रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोरेज है उसमें कुछ घंटों के लिए पानी रोक कर रख देते हैं और जब उसका इस्तेमाल हमको करना रहता है तो उस टाइम हम उसको यूज कर लेते हैं। तो ये बेनिफिट है हमारा रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज का, ठीक है। और लास्ट है हमारा पंप्ड स्टोरेज प्लांट। तो पंप्ड स्टोरेज प्लांट एक बहुत ही स्मार्ट प्लांट है। इसमें क्या होता है कि जब हमको बिजली की रिक्वायरमेंट कम होती है जैसे कि रात में, तो हम लोग क्या करते हैं पंप की हेल्प से वाटर को ऊपर लाकर रिजर्वायर में स्टोर कर देते हैं। और जब हमको सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है तो उस टाइम में पंप्ड स्टोरेज प्लांट की हेल्प से हम उसी पानी को दोबारा टरबाइन पे गिराते हैं और उससे बिजली बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर के फिक्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कभी कभी 10 नंबर में भी पूछ सकता है कि जो तीनों हेड है हाई मीडियम और लो, उसके हिसाब से 10 नंबर में तीनों का डायग्राम बनाइए और उसके बारे में बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन 10 नंबर में भी आ सकता है या फिर शॉर्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हेड, यानी कि हेड क्या होता है कि जमीन से उस डैम की कितनी ऊंचाई है और कितने ऊंचाई से वो पानी वहाँ से टरबाइन के ऊपर गिर रहा है। तो ये होता है हमारा पावर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हेड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई हेड पावर प्लांट। तो देखिए हाई हेड पावर प्लांट में क्या कह रहा है कि जो पानी की ऊंचाई होती है यानी कि जो हेड है वो 100 मीटर या उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो होगा हमारा हाई हेड पावर प्लांट। और यहाँ पे हम लोग पेल्टन टरबाइन का यूज करते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हाइट से गिर रहा है तो इसको पेल्टन टरबाइन आसानी से रोक सकता है और इसको बहुत ही आराम से इससे बिजली वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। हाई हेड पावर प्लांट हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, ये अक्सर हिली एरिया या फिर माउंटेनस एरिया में बनते हैं क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होती है तो उसका भी हम लोग उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बनाते हैं हाई हेड पावर प्लांट, ओके। दूसरा है हमारा मीडियम हेड पावर प्लांट। तो देखिए अगर कोई भी पावर प्लांट है उसकी हेड की ऊंचाई अगर 30 मीटर से लेके 100 मीटर के अंदर रहती है तो वो है हमारा मीडियम हेड पावर प्लांट। और यहाँ पे हम लोग फ्रांसिस टरबाइन का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मीडियम हेड पावर प्लांट में फ्रांसिस टरबाइन बेस्ट माना जाता है। और ये हमारा पावर प्लांट है वो एक मॉडरेट एलिवेशन एरिया में बनाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे कम ऊंचाई हो वहाँ पे हम लोग मीडियम हेड पावर प्लांट बनाते हैं, ठीक है।
और लास्ट है हमारा लो हेड पावर प्लांट। तो यहाँ पे जो हेड की ऊंचाई होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि 30 मीटर के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ऊंचाई को संभालने के लिए हम लोग कैप्लान टरबाइन का यूज करते हैं, क्योंकि ये आराम से उतने पानी को संभाल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ये प्लांट अक्सर लो एलिवेशन एरिया में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई बहुत ही कम होती है, तो नदी का जो बहाव होता है उसके हिसाब से ये बिजली जनरेट करता है। तो ये हो गया हमारा तीनों पावर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हेड। तो ये क्वेश्चन भी हमारे 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, और कभी कभी अगर डिटेल में पूछा तो ये क्वेश्चन 10 नंबर के भी आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज क्या होता है और रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, यानी कि एक ऐसा पावर प्लांट जहाँ पे नदी के बहाव से ही हम बस बिजली बनाएंगे, वहाँ पे कोई भी तालाब या फिर रिजर्वायर नहीं है, ताकि हम लोग वहाँ पे पानी को रोक सकें और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो उससे हम लोग बिजली बनाएं। तो ये होता है हमारा रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। तो चलिए देखते हैं। यह एक ऐसा पावर प्लांट है जो नदी के सिर्फ नेचुरल जो फ्लो है नदी का, उस पे ये सीधा डिपेंड करता है, और जितना उसमें रिवर में फ्लो रहेगा, जितना पानी टरबाइन पे गिरेगा, उसके हिसाब से ये बस बिजली बनाएगा। ठीक है, इस प्लांट में पानी को रोकने के लिए कोई भी तालाब या फिर बांध या फिर रिजर्वायर कह सकते हैं, ये इसमें नहीं होता है। तो इसमें आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि जो भी इसमें बिजली बनेगा वो नदी के पानी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मानसून का मौसम है तो वहाँ पे नदी का बहाव भी ज़्यादा होगा, नदी में पानी भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो बिजली ज़्यादा बनेगी। और सूखे के मौसम में तो वहाँ पे फ्लो भी कम हो जाएगा रिवर में, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी कम जनरेट होगी। तो ये हो गया हमारा रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। अब हम लोग बात करेंगे रन ऑफ रिवर प्लांट्स विद पॉन्डेज क्या होता है। तो देखिए, तो इस प्लांट में नदी के पास एक छोटा सा तालाब या फिर एक रिजर्वायर बना के रखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉन्डेज। ओके, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमको बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम में जो भी हमने पानी को स्टोर करके रखा है उसको हम लोग मान लीजिए जो भी हेड होगा उसके हिसाब से टरबाइन पे गिरता है और पीक लोड डिमांड को हम लोग पूरा करते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्ज टैंक क्या होता है और सर्ज टैंक कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्ज टैंक क्या होता है। तो देखिए, जो भी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें आप लोगों ने देखा होगा पेनस्टॉक। तो पेनस्टॉक के ऊपर एक छोटा सा चैम्बर होता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्ज टैंक। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए, जो हमारा पेनस्टॉक है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उसका नाम है वाटर हैमर। तो वाटर हैमर से बचाने के लिए हम लोग पेनस्टॉक का यूज़ करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए, जब भी टरबाइन का जो गेट होता है वो अगर अचानक से बंद कर दिया जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे भारी यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे सर्ज टैंक का यूज़ किया जाता है, ताकि उसके वजह से पेनस्टॉक पे कोई डिफेक्ट ना हो और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो वहाँ पे हम लोग सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा पानी टरबाइन तक जा रहा है उसको स्टेडी यानी कि स्थिर फ्लो में बनाए रखने में मदद करता है। तो ये काम होता है हमारा सर्ज टैंक का। अब हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के सर्ज टैंक होते हैं। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका सर्ज टैंक कैसा होता है। तो देखिए, जो सिंपल सर्ज टैंक है ये एक वर्टिकल टैंक होता है। ओके, तो ये सीधा आपका पेनस्टॉक से जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी उसमें प्रेशर फ्लक्चुएट करता है पानी का, तो उसको ये ऊपर नीचे करके टैंक में और उसको बैलेंस कर देता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सर्ज टैंक। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड ओरिफिक सर्ज टैंक। ओके, तो जो हमारा ओरिफिस सर्ज टैंक होता है उसमें नीचे के साइड में एक छोटा सा छेद होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ओरिफिस। तो इस ओरिफिस का काम क्या होता है, तो जब भी इस टैंक में पानी अंदर आता है या बाहर जाता है तो उसके फ्लो को ये कंट्रोल करने में मदद करता है।
तो ये हो गया हमारा रिस्ट्रिक्टेड ओरिफिस सर्च टैंक। तीसरा है हमारा डिफरेंशियल सर्च टैंक। तो डिफरेंशियल सर्च टैंक सबसे एडवांस सर्च टैंक माना जाता है क्योंकि इसके अंदर एक सेंट्रल राइजर होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो भी इसमें सेंट्रल राइजर लगा हुआ होता है उसमें एक ओरिफिस होता है। तो ये क्या करता है, बाकी सर्च टैंक के मुकाबले ये फास्ट रिस्पॉन्स करता है और जो भी पानी में सडन प्रेशर इंक्रीज होता है उसको ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो ये हो गया हमारे तीनों सर्च टैंक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 2 के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और थैंक यू।